अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में खुर्द-बुर्द से मुतालिक आर्टिकल पर माफ़ी मांग ली। बरतानवी अखबार का कहना है कि मानते हैं शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। ये भी कबूल करते हैं कि नैब केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कभी मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। बरतानवी अखबार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम से पीछे हट गया। डेली मेल ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से माजरत भी कर ली। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को पाकिस्तान में ज़लज़ला ज़दगान के लिए ब्रिटिश ओवरसीज़ के फंड्स और DFID ग्रांट में खुर्द बुर्द के हवाले से आर्टिकल लिखा था। अखबार ने वजाहती बयान जारी करते हुए ये तस्लीम किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। डेली मेल ने 2019 में शाया होने वाले अपने आर्टिकल में नैब में ज़ेर तफ्तीश मामले में बरतानवी शहरियों के पैसे के गैर जरूरी इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया था। अखबार के वजाहती बयान में कहा गया है कि नैब केस में शहबाज शरीफ को कभी मूरद इल्जाम नहीं ठहराया गया और न ही उन्होंने बरतानवी हुकूमत के पैसे या DFID ग्रांट में खुर्द बुर्द की। शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ इस आर्टिकल पर लंदन में मुकदमा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने मौक़िफ़ की तस्दीक पर अल्लाह के सामने सरबसजूद हूँ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि डेली मेल की माजरत मुखालफिन के मुंह पर तमाचा है। बरतानवी अखबार की तरफ से माफ़ी मांगने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान और उनके हवारियों ने मेरी किरदार कुशी की। बेबुनियाद इल्ज़ामात से मेरा और मेरे ख़ानदान का मजाक उड़ाया गया। घिनौनी मुहिम में उन्होंने मुल्क की बदनामी की परवाह नहीं की। गलत मालूमात और जाली खबरों की उम्र मुख्तसर होती है। अल्लाह पर गैर मुतसलसल ईमान था, क्योंकि सिर्फ वही उनके झूठ को बेनकाब कर सकता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्दमल में कहा, डेली मेल की माजरत मुखालफिन के मुंह पर तमाचा है। अल्लाह ने शहबाज शरीफ को सुरखरू किया है। शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान खान और शहजाद अकबर ने शरीफ खानदान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। माफ़ी डेली मेल को नहीं, इमरान खान और शहजाद अकबर को मांगनी चाहिए। सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम सुरखरू हुए। अब आपको बताएं कि सऊदी अरब एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आ गया। बजट सपोर्ट के लिए हर मुमकिन माली इमदाद की यकीन दहानी करा दी है। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान ने कहा, पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। सऊदी हुकूमत महंगाई के असरात से नबरदाज़मा इत्तेहादी मुल्कों की मदद करेगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़खायर की सपोर्ट के लिए रखवाए गए $3 अरब की मुद्दत पहले ही बढ़ा चुका है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी इदारों को कर्ज की वापसी के लिए सऊदी अरब से मजीद $4.2 अरब की दरख्वास्त की थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब तुर्क सेंट्रल बैंक में भी $4 अरब रखेगा। एक और मुबैना ऑडियो स्कैंडल सामने आ चुका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोहफे में मिलने वाली घड़ियां बेचने से मुतालिक टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। जुल्फी बुखारी ने ऑडियो को मुस्तरद करते हुए फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया है। उमर जट रिपोर्ट करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। मुबैना तौर पर साबिक खातून अव्वल और जुल्फी बुखारी के दरमियान इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म तोहफे में मिलने वाली घड़ियां फरोख्त करने के हवाले से बातचीत। जुल्फी बुखारी ने ऑडियो जाली करार देकर फॉरेंसिक कराने का मुतालबा कर दिया। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी से उनका हाल अहवाल पूछ रही हैं, जिस पर जुल्फी बुखारी ने कहा कि मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? उस पर बुशरा बीबी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा कि आपको भेज दूं, आप उनको कहीं फरोख्त कर दें क्योंकि ये उनके इस्तेमाल में नहीं हैं। उस पर जुल्फी बुखारी ने कहा कि जी मुर्शद, जरूर मैं कर दूंगा। दूसरी जानिब जुल्फी बुखारी ने ऑडियो यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि पहले कहा जा रहा था कि उमर ज़हूर नामी शख्स को फरा गुजर के जरिए घड़ियां बेची गयी, उनको लीगल नोटिस भेजा तो अब नई कहानी सामने आ गई कि असल में ये घड़ी मेरे जरिए बेची गई। मैं वाज़ेह कर दूं, कोई घड़ी मैंने नहीं ली, ना मैंने बेची है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इस तरह की तो ऑडियो कॉलेज के बच्चे भी बना लेते हैं। फौरी इसका फॉरेंसिक कराया जाए, जिसके पैसे मैं अपनी जेब से देने को तैयार हूँ। इमरान खान की घड़ी के मुबैना खरीदार ने इस मामले से लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। इस्लामाबाद की जिनाह सुपरमार्केट के ताजिर मोहम्मद शफीक ने कहा कि मेरी दुकान की मोहर का गलत इस्तेमाल किया गया। घड़ी की कोई खरीदारी नहीं की, ना कोई बिल बनाया और ना दस्तखत किए। आइंदा मुझे इस मामले में घसीटा गया तो कानूनी चाराजोई करूंगा।
جو میرے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا میری شاپ کے خلاف کہ جی یہ میں نے عمران خان کی گھڑی خریدی ہے گراف کے نام سے، تو نہ وہ میرا بل ہے، نہ میرے سائن ہے، نہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے. یہ جو ہے سارا میرا مس یوز ہوا ہے، میری اپنا اسٹیمپ اور میرا سارا کچھ. تو میں اس چیز پہ بڑا، یہ کافی عرصے سے میں خاموش تھا صرف اسی وجہ سے کہ شاید اس میں کوئی خاموشی آ جائے، لیکن وہ مجھے ہر طرف سے بڑے پریشانی ہوئی، اور اس کا میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں کہ نہ میں نے وہ واچ خریدی اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے. اگر کوئی دوبارہ مجھے اس معاملے میں کوئی اگر گھسیٹا جائے گا تو میں اس کا قانونی جو ہے کچھ کروں گا، کیونکہ میں بہت پریشانی کے میں نے یہ ٹائم گزارا ہے، اور اس میں کیونکہ مجھے اپنا کاروبار بند کرنا پڑ گیا، اسی وجہ سے مجھے دکان بھی بیچنی پڑ گئی. آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن بارے خبر یہ ہے کہ تیسرا مرحلہ مکمل ہوا. میرپور ڈویژن میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے مجموعی طور پر زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے. ضلع کونسل میرپور کی 27 نشستوں میں سے 21 پر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی، جبکہ نون لیگ 3، پیپلز پارٹی 2 اور آزاد امیدوار 1 نشست حاصل کر سکا. میونسپل کارپوریشن میرپور کی 46 میں سے 23 نشستیں پی ٹی آئی نے اپنے نام کر لیں. نون لیگ کو 13 نشستیں ملی، آزاد امیدوار 9 کامیاب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی 1 نشست حاصل کر سکی. میونسپل کارپوریشن کوٹلی کی 14 نشستوں میں سے 6 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، پی ٹی آئی 4، نون لیگ 3 اور پیپلز پارٹی 1 نشست حاصل کر سکی. ضلع کونسل کوٹلی کی 60 نشستوں میں سے 22 پر پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی، 13 پر نون لیگ، 13 پر پیپلز پارٹی اور 3 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے. ضلع کونسل بھمبر کی 11 نشستوں میں سے 8 پر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی. نون لیگ کو 2 سیٹیں ملی ہیں، آزاد امیدوار نے 1 نشست حاصل کی ہے. صدر عارف الوی سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 24 گھنٹوں میں دوسری ملاقات کی ہے. انتخابات اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملات زیر غور آئے ہیں. صدر عارف الوی سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایوان صدر میں ملاقات کی. ملاقات میں آئندہ عام انتخابات اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملات پر گفتگو کی گئی. صدر عارف الوی سے اسحاق ڈار نے بدھ کے روز بھی ملاقات کی تھی، جس میں اسمبلیوں کی تحلیل، استعفوں سمیت سیاسی و اقتصادی معاملات زیر غور آئے تھے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ سلیمان شہباز کی واپسی NRO2 کا حصہ ہے. نواز شریف اور زرداری کبھی نہیں چاہیں گے الیکشن ہو. پرویز لاہی نے یقین دہانی کرائی ہے جب کہوں گا اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. فواد چودھری بولے اگر قاف لیگ نے ہمارے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا ہے تو اسمبلی تحلیل کرنی ہوگی. لاہور سے لیاقت علی رپورٹ کریں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سیاسی مصروفیات. عمران خان سے اٹک، جہلم، چکوال اور سیالکوٹ کے ارکان اسمبلی کی ملاقات. سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی. عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن مجھے نااہل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد حکمرانوں کے لیے الیکشن سے فرار ممکن نہیں. پرویز الہی نے یقین دہانی کرائی ہے جب کہوں گا اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. سابق وزیر اعظم عمران خان نے یوٹیوبرز اور ولاگرز سے بھی ملاقات کی. عمران خان کا کہنا تھا کہ سلمان شہباز کی واپسی NRO2 کا حصہ ہے. ارشد شریف کے قتل کی FIR ان کی والدہ کی خواہش پر ہونی چاہیے. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر ارکان کی رائے ہے کہ فیصلے پر فوری عمل کیا جائے. قاف لیگ کو بھی بتایا گیا کہ دسمبر میں ہی اسمبلی تحلیل ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ممبران ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنی اوپینین دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر فوری عمل کیا جائے، اور اس لیے ہم نے ہمارے جو اتحادی ہیں PMLQ کے دوست، ان کو بھی ہم نے یہ کنوے کر دیا ہے کہ تحریک انصاف یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم فریم ہے وہ یہی ہے، یہی دسمبر میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی ہر صورت میں. حماد اظہر کا کہنا تھا کہ معیشت بدترین دوراہے پر کھڑی ہو چکی ہے. اتنے برے حالات کورونا کی وبا جب پاکستان پہ آئی تھی تب بھی نہیں ہوئے تھے جو پچھلے 7 ماہ میں ہو چکے ہیں. جس ریٹ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان ڈالر کا اناؤنس کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ یہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے، اس ریٹ پہ ڈالر نہ انٹر بینک مارکیٹ میں فراہم ہے نہ اوپن مارکیٹ میں دستیاب ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے لاہور چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں، موٹیویشنل سپیکر سارم حسن اور فنکار امان اللہ غازی نے بھی ملاقات کی.
जबकि मुस्लिम लीग के रहनुमा मोन इस्लाही कहते हैं पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, वो जब चाहें वापस ले लें। हर मौके पर चेयरमैन PTI का साथ देंगे। वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलें उसका साथ भी निभाते हैं। मोन इस्लाही से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और PTI रहनुमा आमिर कियानी ने मुलाकात की। मोन इस्लाही ने कहा कि इमरान खान कौम के हकीकी लीडर हैं। PDM का जमे गफीर इमरान खान को देखकर कांप रहा है। असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो भी पंजाब में अपोजिशन का हुकूमत बनाने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। इमरान इस्माइल का कहना था कि परवेज लाही और मोन इस्लाही काबिल कदर इत्तेहादी हैं, इन पर पूरा एतमाद है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशें जारी हैं। मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में सियासी इस्तिराब पैदा किया जा रहा है। गुजरे 3.5 साल के दौरान मईशत की इमारत जमीन बोस कर दी गई। घड़ी चोर शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारे वरना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वो कोयटा में खिताब कर रहे थे। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जा रहा है। मुल्क में सियासी इस्तिराब पैदा किया जा रहा है। कौम को मुंतशिर किया जा रहा है। इदारों को कमजोर किया जा रहा है। पार्लियामेंट को कमजोर किया जा रहा है। गुज़श्ता 3.5 सालों में पाकिस्तान की मईशत को और मईशत की इमारत को जमीन बोस किया गया। किसने पाकिस्तान की मईशत को IMF के हवाले किया। आज हमें अपने दोस्तों का एतमाद बहाल करना पड़ रहा है। गैर मुस्लिम दुनिया में चीन हमारा करीब तरीन दोस्त, लेकिन हमने पाकिस्तान में उसकी सरमायाकारी को मुंजमद किया और खुद घड़ी चोर और खुद फॉरेन फंडिंग चोर। ज्यादा बातें मत करो और शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारा करो, वरना हमारा एक ईंट वो तुम्हारी पूरी इमारत को जर्रा जर्रा कर देगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत PTI की रैलियां जारी हैं। लाहौर के हल्के NA 135 में निकाली गई एहतजाजी रैली में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। आतिफ परवेज रिपोर्ट करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत लाहौर में मुसलसल दूसरे रोज भी एहतजाजी रैली निकाली गई। NA 135 में निकाली गई रैली की क़ियादत MNA मलिक करामत खोकर ने की। रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हाथों में परचम उठाए खिलाड़ियों का जोशो खरोश उरूज पर था। रैली में पार्टी तराने गूंजते रहे। NA 135 शादी वॉल से निकलने वाली रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई वापडा टाउन गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के रूट्स पर ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम रहा, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अरशद शरीफ अस्कुद नोटिस केस के हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए नई खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। 5 अरकान पर मुश्तमिल टीम में IB, FIA और ISI समेत ग्रेड 20 के अफसरान शामिल किए गए हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 2 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। JIT को तहकीकात में कोई रुकावट पेश आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए नई खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। अदालत ने फौरी तहकीकात शुरू करने का हुक्म देते हुए 2 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। JIT किसी दबाव में आए बगैर तफ्तीश करे, किसी रुकावट का सामना हो तो फौरी दरखास्त दे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अस्कुद नोटिस की समाअत के मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुसूसी JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन पेश करते हुए बताया कि टीम 5 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें IB से DIG साजिद कियानी, FIA से वकारुद्दीन सैयद, DIG हेडक्वार्टर्स अवैस अहमद, MI से मुर्तजा अफजाल और ISI से मोहम्मद असलम शामिल हैं। तमाम अफसरान ग्रेड 20 के हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि JIT अरशद शरीफ की वालदा समेत दीगर के बयानात कलमबंद करेगी। वजारत खारजा ने जवाब में बताया कि कत्ल केस के मुल्जिमान की पाकिस्तान मुंतकिली पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT को तहकीकात में कोई रुकावट आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। JIT को फंड समेत किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हुकूमत को कहेंगे। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तफ्तीश कीनिया पुलिस के ताउन के रहमो करम पर होगी। ताहम तहकीकात
तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अदालत ने हदायत की कि JIT अबूरी पेशरफ्त रिपोर्ट जजेस चैम्बर में पेश करे, जिस पर समाअत खुली अदालत में होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब स्पेशल JIT के नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर खसूसी JIT का सेक्रेटेरिएट होगा, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन शवाहिद इकट्ठे करने में मुआवनत करेंगे। JIT को बैरून मुल्क सफर के लिए फंड्स भी फराहम किए जाएंगे और वीज़ों के हवाले से वजारत खारजा से मुआवनत ली जाएगी। जरूरत के मुताबिक स्टाफ भी दिया जाएगा। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की मुलाकात, शहर कायद की तामीर व तरक्की और दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। और सऊदी अरब एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आ गया, बजट सपोर्ट के लिए हर मुमकिन माली इमदाद की यकीन दहानी करा दी। अब आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने रूस से 4.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने के ECC के फैसले की तौसीक कर दी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे की भी मंजूरी दे दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश के 11 मनसूख लाइसेंस भी बहाल कर दिए गए। जावेद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, रूस से 4.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने के ECC के फैसले की तौसीक। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे की भी मंजूरी दे दी गई। ताजिक सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। काबीना इजलास में वजारत मनसूबा बंदी ने सैलाब से 94 अजला में होने वाले नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से सूबा सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रिपोर्ट की रोशनी में सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे पर जल्द अमल दरामद किया जाए। काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश के 11 मनसूख लाइसेंस बहाल करने, वजारत इत्तलात के जरिए मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट, आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 15 अरब रुपए देने और अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 8 अरब रुपए ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। इजलास ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 1 दिसंबर के फैसलों की तौसीक भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला टांक और ज़िला डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायशी यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब में मुतासरीन को रिहायशी यूनिट्स की चाबियाँ तकसीम की गईं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 अरब रुपए के फंड्स जमा कर लिए हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात दोस्त ममालिक से सैलाब मुतासरीन में रिहायशी यूनिट्स की तामीर के लिए मदद की अपील भी की है। हालिया सैलाब ने तबाही मचाई और तकरीबन 20 लाख घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों ने जो माली तावन किया है लाखों घरानों का, वो इंतहाई काबिल तहसीन है। NDM में और इसी तरह सूबों में PDMS ने, सूबाई हुकूमतों ने, सबसे ज्यादा तबाही हुई सूबा सिंध में। चीफ मिनिस्टर शाह साहब ने दिन रात एक किया वहाँ पर उनकी हुकूमत ने, कुद्दूस बदंजो साहब ने, उनकी हुकूमत ने, KP में KPK के वज़ीर आला और डॉक्टर साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब की हुकूमत ने भी काम किया। बहुत ही बदतरीन हालात थे। अपने उन तमाम दोस्त ममालिक का और दूसरे ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर सामान पहुँचाया। हमारी अफवाज पाकिस्तान का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है। वफाकी वजारत ख़जाना ने 70 अरब रुपए मुहैया किए चारों सूबों के लिए। एक जो घर है उसका मॉडल ये है, 2 कमरे हैं, एक टॉयलेट है, छोटा सा किचनेट है। तमाम मुखय्यर हज़रात को उनसे मैं मुल्तमस हूँ कि आएँ आज इस एग्जाम्पल को, इस मिसाल को अपना लें। तो बाखुदा दिनों में हज़ारों घर पूरे पाकिस्तान में तामीर हो जाएंगे। दूसरे जानिब वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का आइन ख़वातीन की तालीम के मसावी हक़ को तस्लीम करता है। हमारा यकीन है कि ख़वातीन की तालीम में सरमायाकारी कौम के मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने बाली में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे को एक ऐसे काबिल माहौल को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है जो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए।
پاکستان میں اس وقت ہزاروں افغان طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ افغان طلبہ کے لیے علامہ اقبال وظائف کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا میں بلاول بھٹو نے کانفرنس سے خطاب میں مزید کہا کہ کوئی بھی قوم قانونی، سیاسی، سماجی، معاشی اور فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ ڈالر کے اتار چڑھاؤ کا حوال کچھ یوں ہے کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں 167 پوائنٹس کمی ہوئی ہے۔ ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے سے 232 روپے پر فروخت، جبکہ انٹر بینک پر ڈالر 21 پیسے اضافے سے 224 روپے 37 پیسے پر بند ہوا۔ جہاں ایک جانب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کاروباری دن کے چوتھے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حصص فروخت کرنے والوں کا پلڑا بھاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 167 پوائنٹس کی کمی کے بعد 100 انڈیکس 41,651 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے اثرات روپے کی قدر اور اسٹاک مارکیٹ پر نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کو ان حالات پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ سابق میٹروپولیٹن کمشنر اور گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر سیف الرحمان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مرتضی وہاب کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ کراچی سے محمد اشد رپورٹ کریں گے۔ سندھ حکومت نے MKM کا ایک اور مطالبہ تسلیم کر لیا۔ نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا فیصلہ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی قیادت نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے تجویز کردہ ڈاکٹر سیف الرحمان کے نام کی منظوری دے دی۔ سیکرٹری بلدیات نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 20 گریڈ کے سیف الرحمان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کیا گیا ہے۔ سیف الرحمان گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں۔ وہ اس سے قبل DG کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کمشنر ذوب بھی رہ چکے ہیں۔ MKM کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر کے لیے 3 نام تجویز کیے گئے تھے، جن میں سابق MNA عبدالوسیم افتخار قائم خانی اور ڈاکٹر سیف الرحمان شامل تھے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے مرتضی وہاب کو طلب کر کے فیصلے سے متعلق اعتماد میں لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مرتضی وہاب کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا۔ واضح رہے MKM کے بیشتر رہنماؤں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا عہدہ لینے کے لیے مخالفت کی تھی۔ فیصل وافڈا سینٹ کی نشست پر بحال ہو گئے۔ نثار کھوڑو فارغ۔ الیکشن کمیشن نے فیصل وافڈا کی سینٹ کی نشست خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس لے کر بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فیصل وافڈا کی سینٹ کی نشست خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا اور 10 مارچ کو سندھ کی جنرل نشست سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا۔ فیصل وافڈا کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے نثار کھوڑو کی سینٹ کی نشست پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سینٹ کی نشست پر بحالی کے بعد فیصل وافڈا استعفیٰ دیں گے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ کی جنرل نشست پر دوبارہ انتخاب کرایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر یہ ہے کہ FIA کو وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا گیا اور سلیمان شہباز کو 13 دسمبر تک سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سلیمان شہباز کی جانب سے حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ حفاظتی ضمانت کے لیے خود حاضر ہونا ضروری ہے۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ سلیمان شہباز اتوار کو سعودی عرب سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ امجد پرویز نے عدالت میں سلیمان شہباز کا ٹکٹ پڑھ کر سنایا۔ عدالت نے FIA کو سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا اور 13 دسمبر تک سرنڈر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ پاکستان میں رشوت معاشرتی ناسور کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ عالمی درجہ بندی میں ملک کا نمبر بھی بے شمار سوالات اٹھا رہا ہے۔ عالمی یوم انسداد بدعنوانی پر لاہور سے سہیل قیصر رپورٹ کریں گے۔ بدعنوانی پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رواں سال جنوری میں بدعنوانی کے حوالے سے مختلف ممالک کی ایک فہرست جاری کی تھی۔ یہ فہرست ظاہر کر رہی تھی کہ 2021 میں بدعنوانی کے لحاظ سے دنیا کے 180 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 140واں تھا۔ یہ ہے وہ ماحول جس میں ہماری آنے والی نسلیں نشو نما پا رہی ہیں۔ مینز کے اوپر ہمارا کوئی ایمفیسس نہیں ہے، بس آؤٹ کم چاہیے۔ تو یہ انفرادی سطح پر اور سماجی سطح پر جب تک ہم ایک سوشل پریشر قائم نہیں کرتے اگینسٹ ایکسیپٹنس آف انلیگیلٹی،
तब तक ये मसला तकरीरों से और सेमिनार से हल नहीं होने वाला। मामला तब मजीद गंभीर हो जाता है जब हमारी तरफ से अपने मुल्क को इस्लाम का किला भी करार दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक इस्लामी मुल्क में करप्शन का ये लेवल क्या ये जाहिर नहीं करता कि हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं? आज तो ये आलम हो चुका कि शायद किसी एक भी महकमे की मिसाल पेश नहीं की जा सकती कि जहाँ करप्शन का दौर दौरा न दिखाई देता हो। से नो टू करप्शन हर दरख्त के पत्ते पर भी लिख दिया जाए, लेकिन जब तक दिल में एहसास ना हो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। फंक्शनिंग ऊपर से सारी सही हो रही होती है, लेकिन जब वो चीज़ें नीचे आती हैं तो वो नीचे जाके ख़राब हो जाती हैं। करप्शन हर जगह होती है, लेकिन हमारी अदालतें कहाँ हैं? वो क्यों नहीं चोरों को पकड़ती? क्यों नहीं सज़ा देती उन लोगों को? क्यों गरीब का हक माना जाता है? दीन को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल करने से पता चलेगा कि हम मुसलमान हैं और हम अपनी दीन के मुताबिक चल रहे हैं। दुनिया भर की तरह आज हमारे मुल्क में भी आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी मनाया जा रहा है। सेमिनार्स हो रहे हैं और करप्शन खत्म करने के लिए लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि अब लेक्चर से आगे बढ़कर अमलन भी कुछ होता हुआ दिखाई दे। हमने रिसेंटली एक ऐप जो है वो जारी की है जिसका नाम है रिपोर्ट करप्शन। उसके अलावा हमने हेल्पलाइन एक 1350 को इंट्रोड्यूस करवाया है, व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं जिससे हमारे पास शिकायत में इजाफ़ा हुआ है। और इसके अलावा हम एंटी करप्शन के जो अपने लोग हैं उसमें एहतसाब पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि शायद अब बड़ी हद तक हमने करप्शन को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 58वीं ईगलेट कोर्स बैच की पासिंग आउट परेड। सिंध के मुख्तलिफ अजला के 683 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पास आउट हो गए। तकरीब से खिताब में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में होने वाली करप्शन का एतराफ़ कर लिया। साथ ही तरबियती मराकज़ के बजट में कमी का शिकवा करते हुए इसे बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया है। कराची से नवीद कमाल रिपोर्ट करेंगे। कंपनियां अपने खूबसूरत शहीद बेनजीर भुट्टो एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद कराची में 98वें एलिगेट कोर्स बैच की पासिंग आउट परेड। सिंध के मुख्तलिफ अजला के 683 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पास आउट हुए। तकरीब से खिताब करते हुए IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था, चाहता हूँ फौज और रेंजर्स की तरह पुलिस के जवानों का टर्न आउट होना चाहिए। सिंध हुकूमत से ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को खाने की फराहमी से मुतालिक भी बात की है। चीफ मिनिस्टर साहब को ही कहा कि मेस कटिंग होती है, हमारे जवान और ऑफिसर्स ट्रेनिंग के दौरान अपने जेब से पैसे देते हैं खाने के लिए, आप हमें पैसे दे दें। इस सैलाबी सूरत हाल है, पैसे नहीं है, लिहाजा ये पैसे इस साल नहीं अगले साल पुलिस को दिए जाएं। जब ये समरी चीफ मिनिस्टर साहब के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी हो, मैंने इनके पैसे सैंक्शन किए हैं, मैंने अनाउंसमेंट की है, ये इसी साल इस चीज को मिलेंगे। IG सिंध ने मजीद कहा, पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर का बजट कम है, उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। शहदादपुर का बजट देखकर हैरत हुई कि गुजारा कैसे होता है। बजट की कमी की वजह से ही ट्रेनिंग सेंटर में करप्शन होती है। मुझे बजट दिखाया गया, शहदादपुर का दिखाया गया, फिर यही साहब ने मुझे दिखाया, तो मैं खुद हैरान रह गया कि इतने थोड़े पैसों में कैसे ये गुजारा हो रहा है। और मुझे बात समझ आई कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में क्यों करप्शन होती है। पूरा प्रपोजल ये साहब को मैंने कहा कि बनाए, इंशाल्लाह इसी साल अप्रूव कराएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बनाया और इसी साल उसको अप्रूव कराया और उनको मिल भी चुका है। पास आउट होने वालों में 28 खवातीन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। ट्रेनिंग में ASI सिकंदर ने गोल्ड मेडल, जबकि ASI शाहिद हुसैन ने असली की तरबियत में पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन में सनम सुमरो ने असली की तरबियत में पहली पोजीशन लेकर गोल्ड मेडल, जबकि ASI नैना अब्बासी ने फिजिकल तरबियत में पहली पोजीशन हासिल की है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ओल्ड सेक्रेटेरिएट का इलाका पार्किंग ना होने की वजह से ट्रैफिक मसाइल का गढ़ बन चुका है। ज़िले दफातर के अहाते में लोगों ने फुटपाथ पर गाड़ियां पार्क करना शुरू कर दी, जिससे पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तकी मीर रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फराबाद के जिला सदर मुकाम में 12 ब्लॉक्स में 600 से ज्यादा अफसरान मातहत अमले और वकला के दफातर के साथ अदालतें कायम हैं, लेकिन यहाँ मुतल्लिका इदारों की नाकिस मंसूबाबंदी के बायस गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं है। घंटा घंटा 2-2 घंटे ट्रैफिक फंसी रहती है और कोई भी मुनासिब पार्किंग की जगह मौजूद नहीं है। यहाँ पे इनके पास ताशा किस्म की जगह मौजूद है, MDA के पास है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास मौजूद है, कहीं वो पार्किंग प्लाजा बना दें।
ضلعی حکام کی جانب سے اولڈ سیکریٹریٹ میں 2 مقامات پر پارکنگ پلازوں کی تعمیر کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے تاحال کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے بعد پارکنگ کے ایشوز کافی زیادہ ہو گئے ہیں۔ سی ڈی او کی بلڈنگ کے ساتھ جو ایک پارکنگ ہے اس کو ملٹی لیول پارکنگ بنانے کا ایک منصوبہ ہے، جس میں پارکنگ پلازا جو ہے وہ وہاں پہ بنایا جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں روزانہ شہریوں اور سرکاری اہلکاروں کی 1000 سے زائد گاڑیاں داخل ہوتی ہیں، جو پارکنگ نہ ملنے کی وجہ سے اکثر سڑک کنارے فٹ پاتھ پر کھڑی نظر آتی ہیں۔ ضلعی صدر مقام میں پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے جہاں ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، وہیں حادثات بھی معمول بن چکے ہیں۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ تقی الحسن، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ سعودی عرب اور چین کے درمیان ہائیڈروجن توانائی اور براہ راست سرمایہ کاری سمیت مفاہمت کی متعدد یادداشتیں، معاہدے اور سمجھوتے طے پا گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہی محل میں چینی صدر کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر شی جن پنگ نے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ ان معاہدوں میں سعودی عرب کے ویژن 2030 اور چین کے روڈ اینڈ بیلٹ اقدام کے درمیان ہم آہنگی کا منصوبہ، سول، ذاتی امور اور تجارتی شعبوں میں تعاون کا معاہدہ شامل ہے۔ دونوں ممالک نے چینی زبان سکھانے کے لیے تعاون کی یادداشت پر بھی دستخط کیے۔ اس موقع پر چینی صدر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ موسم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، پوٹوہار ریجن اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے، جبکہ پہاڑوں پر ہلکی برفباری کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم شدید سرد رہا۔ یہ صورتحال آج بھی برقرار رہے گی۔ ملک میں سب سے زیادہ سردی اسکردو میں پڑی، جہاں درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج مانسہرہ، ایبٹ آباد، چترال، دیر اور سوات میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی توقع ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند پڑنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ خبریں آپ نے جانی، اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے خبر کی دنیا۔